72 से 72 की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। ऐसा पढ़ो कि एग्ज़ाम का हर क्वेश्चन ललन टॉप लगने लगे, यानी एग्ज़ाम का धुआं छुड़ा दो। लेकिन इतना बड़ा सिलेबस है, अगर आप शुरू से पढ़े हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि आप शुरू से इतनी बढ़िया से नहीं पढ़े हैं तो आपको क्या करना चाहिए? आपको करना चाहिए कि आप चुनिंदा प्रश्नों को ही पढ़ें। स्मार्ट बनने के लिए स्मार्ट स्टडी की ज़रूरत होती है, इसलिए स्मार्ट बनने के लिए स्मार्ट स्टडी कीजिए। कौन सा क्वेश्चन? देखिए, एक तेज विद्यार्थी को ये ज़रूर सोचना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन को पढ़ना है और कौन से क्वेश्चन को हमें छोड़ देना है। अगर हम सारे क्वेश्चन को अपने दिमाग में बिठा कर लेकर जाएंगे तो एग्ज़ाम में पक्का बात है कि हमें कन्फ्यूजन होगा। देखिए, ज़्यादा भीड़ में चलेंगे तो धक्का मुक्की तो होकबे करेगा। आज ज़्यादा लोग में नहीं, 5-6 लोगों में चलेंगे तो क्या होगा? ज़्यादा भीड़ नहीं होगा, ज़्यादा धक्का मुक्की नहीं होगा। ज़्यादा क्वेश्चनों को याद करके चलेंगे तो क्वेश्चनों में धक्का मुक्की होगी तो क्या होगा? हमारा क्वेश्चन हम भूल जाएंगे। इसलिए कम क्वेश्चन को याद कीजिए और वैसा क्वेश्चन को याद कीजिए जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए हम शुरू करते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का सीरीज का। आज क्वेश्चन है कि तंत्रिका ऊतक कैसे क्रिया करता है। बता दें कि तंत्रिका ऊतक जो है हमारे शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट अंगों में से एक है, तंत्र में से एक है। देखिए, शरीर के किसी भाग से प्राप्त सूचनाएं तंत्रिका कोशिका द्वारा एक दूसरे कोशिकाओं में होते हुए मेरु रज्जु तक पहुंचता है। मेरु रज्जु द्वारा मस्तिष्क को सूचना पहुंचने पर अनुक्रिया होती है। मान लीजिए कि हमारे शरीर में किसी भाग में कहीं कीड़ा काट लिया, तो कीड़ा काटा ना तो उसका तुरंत सूचना कहाँ जाता है? मस्तिष्क में, यानी तंत्रिका ऊतक में जाता है, तंत्रिका तंत्र में जाता है। और उसको क्या करना चाहिए? काटने के बाद वहाँ से सूचना तुरंत उसके पास आता है और आदमी अपने सूझबूझ से वो काम कर लेता है। तंत्रिका ऊतक का इतना बड़ा रोल है। इसलिए बोला जाता है कि मोटरसाइकिल चलाते समय हमेशा हेलमेट पहनकर ही चलाना चाहिए, क्योंकि अगर मस्तिष्क का एक भाग भी डैमेज हो गया ना तो फिर ज़िंदगी में उसका पुनर्निर्माण नहीं होगा। मस्तिष्क के अलावा शरीर के किसी भाग में कुछ होता है तो शायद उसका पुनः निर्माण हो सकता है, लेकिन मस्तिष्क में कहीं चोट लग जाए तो उसका पुनः निर्माण नहीं होता है। ऋतुस्राव क्यों होते हैं? बहुत इम्पोर्टेंट है। ऋतुस्राव क्यों होते हैं? देखिए, अधिक वायु होने पर, माने ज़्यादा उम्र होने पर कि क्या होता है? गर्भाशय की जो दीवारें होती है ना वो मोटी होती है। जैसे जैसे आदमी का वायु बढ़ता जाता है, उम्र बढ़ता जाता है, जो गर्भाशय की दीवारें होती है वो मोटी होती जाती है और इसमें रुधिर का वितरण अधिक होने लगता है। रुधिर अधिक मात्रा में जमा होने लगता है, फैलने लगता है। जब गर्भाशय की आंतरिक भित्ति, अंदर की जो भित्ति होती है वो जब फटती है ना तो क्या होता है? झिल्ली के टुकड़े तथा रुधिर की कोशिकाओं को मिश्रण रुधिर कोशिकाओं के साथ योनि मार्ग से बाहर निकलने लगते हैं। वो जो रक्त होता है ना वो अवशिष्ट रक्त होता है, खराब रक्त होता है, जो क्या होता है? योनि मार्ग से बाहर की ओर निकलने लगता है। इस समय यह निषेचित अंडे को अपने साथ चिपकाने के लिए भी अनुकूलित होने लगता है। तो यही क्या है? इसी समय जब निषेचित अंडा अपने साथ चिपकाने के लिए भी अनुकूलित होने लगता है, यानी जो रुधिर बाहर निकलती है वही क्या है? ऋतुस्राव है। प्रत्येक मासिक यानी प्रत्येक महीना होना तय है। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, एक कोशिक एवं बहुकोशिक जीवों की जनन पद्धति में क्या अंतर है? यानी एक कोशिका वाले जीव और बहुकोशिका वाले जीव में अंतर बताना है। तो देखिए,
एक कोशिका एवं बहुकोशिक जीवों की जनन पद्धति में अंतर है। यहाँ पे एक कोशिक जीवों में जनन और यहाँ पे बहुकोशिक जीवों में जनन। देखिए, इसमें अलैंगिक प्रकार का जनन होता है। जब इसमें अलैंगिक प्रकार का जनन होगा तो इसमें क्या होगा, लैंगिक प्रकार का जनन होगा। हम लोग क्या है, बहुकोशिकीय जीव है। हमने आपको बताया था कि लैंगिक और अलैंगिक में अंतर, यानी लैंगिक में क्या है, नर और मादा दोनों भाग लेते हैं, जबकि इसमें वैसी बात नहीं है। जहाँ भी बहुकोशिक की बात आए तो इंसान क्या है, बहुकोशिक जीव है और उसमें क्या है, लैंगिक प्रकार के जनन अंग पाए जाते हैं, यानी लैंगिक प्रकार का जनन उसमें संभव है। देखिए, एक कोशिक की बात करें तो इसमें डीएनए की प्रतिकृति नहीं होती, यानी जैसा बाप वैसा पुत्र होना संभव नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, डीएनए की प्रतिकृति होती है, यानी कुछ ना कुछ लक्षण अपने बेटे या अपने पुत्र में आना स्वभाव की बात है, स्वाभाविक बात है, ये आना तय है। ये प्रतिकूल परिस्थितियों में मर जाते हैं, लेकिन ये प्रतिकूल परिस्थितियों में क्या है, जीवित रहते हैं। अब आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पोषी स्तर क्या है, एक आहार श्रृंखला का उदाहरण देना है। आइए, विभिन्न जैविक स्तरों पर भाग लेने वाले जीवों की श्रृंखला आहार श्रृंखला कहलाती है, और आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण क्या है, एक पोषी स्तर कहलाता है। देखिए, हरा पौधा जो है उसको कौन खाता है, कीट खाता है, लेकिन कीट को भी कोई ना कोई खाता होगा, तो कौन खाता है, मेढक खाता है। मेढक को सर्प खाता है, सर्प को बाज खाता है, यानी प्रत्येक प्राणी जो है किसी का भोजन है। कोई ना कोई जो प्राणी है वो ना किसी प्राणी का, किसी न किसी जीव का भोजन है। आइए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हमें वन एवं वन्य जीवन का संरक्षण क्यों करना चाहिए। देखिए, वन वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखता है। वन में क्या होते हैं, पौधे होते हैं। पौधे क्या करते हैं, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। ये प्रक्रिया बार बार करते हैं, जिससे क्या होता है, वायुमंडल का संतुलन बना रहता है। यह वन्य जीवों का आश्रय स्थल है। बात कहें तो वन क्या है, जीवों का आश्रय स्थल है, यानी वन में जीव आराम से रह सकते हैं। शेर बाघ सभी तो वन में रहते हैं। निम्नलिखित कारणों से हमें वन्य जीवों का संरक्षण करना चाहिए। ये स्थलीय आहार श्रृंखला को बनाए रखने में भी क्या है, सहायता करते हैं। ये प्राणी जगत की जातियों को बनाए रखने में भी क्या करते हैं, सहायता करते हैं। इसके बाद वाले क्वेश्चन को हम अगले क्लास में समझेंगे। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। ठीक है, तो हम चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।